फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी डिमांड पर बनाई गई है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे ईवीएस की क्लास बना दो, ईवीएस की क्लास बना दो। तो आपके लिए आज से ईवीएस की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी। एंड देन अगर आपको इसके मैंने नोट्स भी सारे प्रिपेयर कर दिए हैं, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि नोट्स कैसे हैं। और इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स आपके ईवीएस में दिए गए थे वो सारे ऐड किए हैं। एंड देन इसके साथ साथ जो पेडागोजी भी दी गई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर किसी को चाहिए है तो ऊपर कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। 51 रुपीज के ये नोट्स रहने वाले हैं। ये पीडीएफ आपको 51 रुपीज में मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है शायद इसमें से एग्जाम में आ जाए। जैसे एटमॉस्फेयर का टॉपिक होता है, जैसे कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो वो सारे के सारे ऐड किए हैं। अगर किसी का मन करता है तो वो मुझसे ले सकता है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ऊपर दिए गए नंबर पर आपको 51 रुपीज में ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट करिएगा एंड देन आपको कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके साथ साथ ये आपका फायदा करेंगे। आप यहाँ से क्लासेस देखेंगे एंड देन नोट्स को पढ़ेंगे तो वहां से आप अच्छे से उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आपको समझ में भी आता जाएगा और आपके कंसेप्ट भी बनते जाएंगे और आप इनको रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके पास में नोट्स हैं तो उन्हें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहां पर अब स्टार्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक वाइज से पढ़ेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर पेडागोजी की क्लासेस भी कंटिन्यू करानी है तो मुझे कमेंट में बता देना। एक क्लास यहाँ पर हमारी थ्योरी की हो जाएगी और एक पेडागोजी की होती जाएगी। तो डेली की आपकी 2 ईवीएस की क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आप चाहते हैं कि पेडागोजी की क्लासेस भी साथ साथ कंटिन्यू की जाए, तो मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि आपकी पेडागोजी की क्लासेस भी जो है वो मैं कंटिन्यू कर दूं। क्योंकि मेरे पास भी इतना सारा टाइम नहीं होता, बहुत सारी क्लासेस बनानी होती है और मेरा सारा टाइम इसमें ही जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ईवीएस है आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की रहने वाली है और ये नए सिलेबस के बेस पर मैंने इसको ऐड किया है। आपके न्यू सिलेबस के आधार पर ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं। आपको पता होगा कि पहले मैंने आपको 3 से 4 क्लासेस ईवीएस की कराई थी जो आपके पुराने पैटर्न पर लिखी गई थी, लेकिन ये क्लासेस आपकी टोटली न्यू पैटर्न पर है। एक बार मैं दिखा देती हूँ इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो पहला टॉपिक है, इसमें सारा जैसे फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है, फैमिली की डेफिनेशंस क्या है, इसके साथ साथ ये सारा लिखा है। मतलब प्राइमरी टीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, सत्ता के आधार पर परिवार कैसे होते हैं, परिवार के कार्य क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स के आधार पर कैसे चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या काम आते हैं, फ्रेंड्स की क्वालिटीज क्या है, कितनी टाइप की फ्रेंडशिप होती है। ये सारा का सारा जो है ये पहला टॉपिक है। इसके बाद जैसे वर्क एंड प्ले का टॉपिक लिखा है। सारे के सारे टॉपिक करा दूंगी मैं आपको, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स जो है ना वो हमारी हेल्प करते हैं रिवाइज करने में। एंड साथ साथ इसमें जो ये हमारे मतलब क्लासेस होती हैं वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें अपने आप से समझ में नहीं आते, क्लास देखने के बाद हमें वो याद हो जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है, वो क्या कर सकते हैं, जैसे खाना बनाते इसमें एक बार वीडियो चलाई और वो कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा देर की भी नहीं होती, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, 30 मिनट की वीडियो होती है। तो खाना बनाते समय आप उसे देख सकते हैं। एंड देन जब आप उसको रीड करने बैठेंगे तो 10 मिनट लगेगी ओनली आपको उनको रीड करने में। तो ऐसे आपको याद होता जाएगा और एग्जाम टाइम पर याद आएगा। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप ज्यादा टाइम नहीं लेते और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक लिखा है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। ये आपके ईवीएस में पहला ही टॉपिक दिया गया है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले यहां पर जो परिवार होता है, परिवार क्या होता है, बच्चे के सामाजिक और वैज्ञानिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बच्चे को जो सामाजिक बनाने में जो इंपॉर्टेंस होती है वो किसकी होती है, फैमिली की होती है। पहले बच्चा जन्म लेता है, परिवार में जाता है, परिवार उसे समाज में रहना सिखाता है, एक सामाजिक प्राणी बनाता है। इसके माध्यम से बच्चों पर भरोसा करना, दोस्ती, आराम की तलाश, ये सब करना सिखाया जाता है। मतलब बच्चों को क्या सिखाएंगे यहाँ पर कि आप करें, ट्रस्ट बिल्ड करना सिखाया जाएगा, फ्रेंडशिप सिखाई जाएंगी, समाज में घुलना मिलना सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ ये सारी चीजें किसमें हेल्प करती हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक जो उसका कॉग्निटिव सोचने का जो तरीका है, इसके साथ साथ उसके शारीरिक, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, समाज और कल्याण में हेल्प करेंगी। जिससे बच्चा बड़ा होगा तो वो इन सब चीजों में क्या करेगा, योगदान दे सकेगा। तभी ये सारी बातें बच्चे को सिखाई जाती है। छोटे से लेकर जो बच्चा बड़ा होता है तो उसमें अपने आप ये बातें डेवलप होती जाती
जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सारी बातें कहाँ से सीख रहा है, अपने फैमिली से सीख रहा है। ठीक है, इसके बाद परिवार जो होती है वो क्या होती है, एक सामाजिक संस्था है। तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार कैसी संस्था है, तो आपको क्या टिक करना है, फैमिली क्या है, एक सोशल संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूट है। इसे सामाजिक संरचना के मूल और समाज के एक सिद्धांत इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब समाज की क्या है, ये एक इकाई है। पहले मैं आपको कह देती हूँ कि आपको पहले अपने कंसेप्ट तैयार करने हैं। अगर आप मान लो थ्योरेटिकल किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो वो ज्यादा यूजफुल होता है बजाय कि क्वेश्चन के। आपको पता होना चाहिए यूट्यूब पर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वो इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आप क्या कर सके, कंसेप्ट तो उनके मतलब जो एक तरीके से कोर्स है, कोर्स लेकर वहां से कंसेप्ट क्लियर करें, एंड देन यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि आपकी वहां से प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन जो कंसेप्ट है ना वो आपके जरूर होते हैं, क्लियर करने बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ पहले, एंड देन टाइम बचेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस तो है जो है वो कहीं से किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो परिवार अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आप क्या टिक करेंगे, परिवार एक सामाजिक संस्था है, समाज के एक सिद्धांत इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां दो या दो से अधिक लोगों का विवाह, रक्त संबंध, गोद लेने के माध्यम से स्थापित होता है। यानी कि जो रिलेशन है उनके बीच में, या तो वो शादी से होगा या ब्लड रिलेशन होगा या हमने किसी को गोद लिया है, तब वहां पर क्या होते हैं, संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे परिवार की अलग अलग भाषाएं दी गई हैं। देखो अगर मान लो आप सीधे नोट्स पढ़ेंगे तो आप एकदम से रट्टा लगाएंगे एक किस्म से, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को देखकर समझ लेंगे ना तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वैसे भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन वीडियो जो है वो आपके कंसेप्ट बनाने में हेल्प करती है। इसके बाद चार्ल्स कूली थे एक, इनके अनुसार परिवार क्या है, प्राथमिक समूह है। यानी कि जो पहला समूह क्या होता है बच्चे का, वो क्या होता है, उसका परिवार होता है। जैसे हम इसको साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, पेडागोजी में भी पढ़ते हैं कि जो फैमिली है वो किस में आती है, प्राइमरी फैक्टर है, सेकेंडरी है, किस में आता है, तो प्राथमिक में आता है। तो परिवार हमेशा प्राथमिक समूह होता है, और हम प्राथमिक समूह के सदस्य का जो जन्म है, जन्म के बच्चों के केवल जैविक जीव होता है, उसकी जरूरतें परिवार द्वारा, मतलब ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब बच्चे का ना जन्म होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसा प्राणी होता है, केवल जैविक प्राणी होता है, यानी कि बायोलॉजिकल जीव होता है, उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। तो उसको एक सामाजिक प्राणी बनाने में कौन हेल्प करता है, परिवार हेल्प करता है। तो बायोलॉजिकल से किस में जाएगा, वो सोशल प्राणी बन जाता है। तो यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, केवल बायोलॉजिकल प्राणी होता है, बाद में वो क्या बन जाता है, सोशल बीइंग बन जाता है, सोशल प्राणी बन जाता है। परिवार उसकी सारी की सारी बेसिक नीड जो है, जितनी भी नीड्स है वो किसके द्वारा पूरी की जाती है, परिवार के द्वारा पूरी की जाती है। इनका कहना था कि ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो किसी भी रूप में परिवार का सदस्य ना हो। आपने देखा होगा, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, कोई भी हो, वो किस में रहता है, परिवार का सदस्य होता है। किसी न किसी फैमिली का वो मेंबर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि वो परिवार के बिना रहेगा। मतलब जब हम छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो क्या होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। हर इंसान का क्या होता है, परिवार होता है। तो इनके द्वारा यही डेफिनेशन दी गई है। तो पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये डेफिनेशन दी गई चार्ल्स कूली के द्वारा कि हर इंसान का क्या होता है, एक परिवार होता है। तो पहली समझ में आ गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। बिसेंज एंड बिसेंज के अनुसार एक बच्चे वाली महिला, मतलब इनका तो ऐसा कहना था, ये थोड़ी रूढ़िवादी परंपरावादी लग रहे हैं हमें, इनका कहना था कि एक बच्चे वाली महिला होगी, उसकी देखभाल करने के लिए एक पुरुष होगा। तो इनके अनुसार ये परिवार है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैक्सवेलर और पेज, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द सोसाइटी, ठीक है, समाज के नाम से एक बुक लिखी। इन्होंने कहा कि जो पारिवारिक जो रिलेशन होते हैं उसमें बच्चे की उत्पत्ति होती है, पालन पोषण के लिए स्वायत्त रूप से एक अविकसित और स्थायी है। मतलब ये फैमिली क्या कह रही है, पारिवारिक संबंध वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर उनका हम क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, एंड देन वो क्या होती है, फैमिली होती है। इसके बाद परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फैमिली क्या होती है। तो परिवार जो है वो क्या होता है, सार्वभौमिक संस्था होती है, यूनिवर्सल संस्था होती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, 1 सेकेंड, तो यहां पर लिखा है परिवार जो है वो क्या होता है, एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट होता है या सार्वभौमिक संस्था होती है। यानी कि परिवार के प्रत्येक चरण में, जैसे इसका मतलब यह है, इसका कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कोई फैमिली ना हो। इसका मतलब भी यही होता है, सार्वभौमिक संस्था का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना फैमिली के रहता हो।
तो सार्वभौमिक का मतलब यही होता है कि हर इंसान की क्या होती है, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली होती है। और परिवार क्या सिखाता है, जिम्मेदारी की भावना पैदा करना सिखाता है, प्यार सिखाता है, सहयोग की भावना सिखाता है, हमारी देखभाल करता है। तो ये सारी क्या है, परिवार की विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रख लेना आपको। इसके बाद परिवार जो है सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है हमारे ऊपर। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको सही गलत के बारे में जानकारी नहीं होती, तो परिवार क्या करता है, आपके ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करता है ताकि आप कुछ भी गलत काम ना कर सके। तो परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक तंत्र है। जब कोई छोटी उम्र में होता है तो उसे पता नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है, तो परिवार आप पर क्या करता है, एक नियंत्रण स्थापित करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। परिवार जो है कौन सी भाषा का शब्द है। अब परिवार ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये आपसे एक तरीके से पेडागोजिकल फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। जितने मैं आपको बता रही हूँ सारे थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं, ऑप्शंस बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। इनको इग्नोर नहीं करना है। ये मत सोचिएगा कि थ्योरी वाले नहीं आएंगे, सिर्फ फैक्ट रट लेते हैं। थ्योरी आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। आपको परिवार की डेफिनेशन, परिवार की विशेषताएं, परिवार क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये एचटेट है, सीटेट नहीं है। एचटेट का लेवल थोड़ा सीटेट से हाई रहता है, इसलिए आपको सारा पढ़ना है। फैक्ट बेस भी पढ़ना है और यहाँ पर थ्योरी बेस भी पढ़ना है। तो मैंने इसमें सारा इंक्लूड किया है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आप क्लास देखते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। किसी भी मतलब सारे कंसेप्ट समझना, नोट से रिवाइज करना, ठीक है। तो परिवार जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका ये एक वर्ड से बना है, फैस्यूलस, ठीक है। फैस्यूलस शब्द से बना है। ये वह इससे एक समूह का बोध होता है। मतलब जो ये यहाँ पर ये जो फैस्यूलस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो क्या दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है। परिवार सामाजिक संगठन में क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो परिवार का एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो फैमिली इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम इसको, और उन सब में महत्वपूर्ण है ये परिवार। जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उन सब में इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर फिर से मैंने परिवार की कुछ विशेषताएं लिखी हैं, तो यहाँ पर इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया था, वहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं या और पॉइंट लिखे हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल ही रहते जाएंगे। जितना हम पढ़ते जाएंगे सारा साथ साथ हम नोट से भी रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार की विशेषताओं की बात करते हैं। तो परिवार क्या बताता है यहाँ पर, ये मतलब विवाह और ये रिलेशंस वगैरह बनाना, इसके साथ साथ वंश परंपरा होती है, हमारा नामकरण करता है। तो हमारे परिवार में क्या होती है, नामकरण की विशेषता होती है। तो परिवार क्या सिखाते हैं, नामकरण की परंपरा निभाते हैं। सामान्य हमें एक निवास स्थान देते हैं रहने के लिए। इसके साथ साथ सार्वभौमिकरण, जो सार्वभौमिकरण संगठन है ये, यानी कि हर इंसान का परिवार होगा। परिवार हमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ेंगे, पढ़ाई करते हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, तब भी आपकी फैमिली क्या करती है, आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागृत होगी, आप में जिम्मेदारी आएगी। सामाजिक और सामाजिकरण और संस्कृति का हस्तांतरण होगा। जैसे आपकी फैमिली में जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति फॉलो करती है, वो आप में भी कहीं ना कहीं आएंगे, आपसे फिर आपके आगे पीढ़ी में जाएंगे। तो यहाँ से क्या होता रहता है, संस्कृति का ट्रांसफर करना सिखाता है परिवार। ये परिवार की विशेषता है। और प्राथमिक सामाजिकरण अगर पूछा जाए, पहला सामाजिकरण पूछा जाता है, तो क्या टिक करेंगे आप, परिवार को टिक करेंगे। तो पहला सामाजिकरण किस में आएगा, परिवार में आएगा। जब बालक का जन्म होता है तब वह ना तो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस पर आप डबल क्या ट्रिपल टिक लगा लो और इसको इंपोर्टेंट लिख लो। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब बालक का, आपसे पूछा जाएगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसा प्राणी होता है, सामाजिक होता है, असामाजिक होता है, कैसा प्राणी होता है। तो जब बच्चे का जन्म होगा ना तो वो सामाजिक प्राणी होगा, ना ही वो असामाजिक प्राणी होगा, न्यूट्रल होता है, वो ओनली मनोशारीरिक प्राणी होता है, यानी कि ओनली बॉडी वाला प्राणी होता है। वो परिवार में रहकर क्या बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है। तो अगर ऑप्शन में आता है तो आपको क्या टिक करना है, ना तो वो सामाजिक प्राणी है, ना ही वो असामाजिक है। वह क्या है, केवल मनोशारीरिक प्राणी है, यानी कि वो सिर्फ बॉडी उसकी है, उसके अंदर अभी कुछ भी क्वालिटीज नहीं है। ना तो उसमें सामाजिक प्राणी वाली क्वालिटी है, ना ही उसमें असामाजिक प्राणी वाली क्वालिटी है। वो ओनली क्या है, एक मनोशारीरिक प्राणी है। परिवार क्या करता है, उसकी देखभाल करता है। और परिवार में रहकर अगर मान लो उसे अच्छी केयर मिल रही है, प्यार मिल रहा है, वो सबके बीच में रहता है, तो वो सोशल प्राणी बन जाएगा। अगर मान लो
ये सारी चीजें अपोजिट है तो वो क्या होगा, असामाजिक बन जाएगा। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, ना तो सामाजिक प्राणी है वो, ना असामाजिक है वो, क्या है, केवल मनोशारीरिक प्राणी है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार के प्रकार की। यहाँ पर 2 टाइप्स की फैमिली आपको देखने को मिलती है। आप भी रहते हैं तो आप 2 टाइप की फैमिली में रह सकते हैं। एक तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली होगी, यानी कि जिसको हम एकल परिवार कहते हैं। एक होती है आपकी संयुक्त, यानी कि इसको हम कह देते हैं टाइप ऑफ जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है इन पॉइंट्स को। तो न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार होता है, जॉइंट फैमिली आपकी जहां पर सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो परिवार का व्यापक अर्थ लिखा है वो मैं आप आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगी, न्यूक्लियर फैमिली में कौन आता है और साथ साथ जॉइंट फैमिली में कौन आता है, वो आगे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, कभी सोचे इतना ही बताया है। तो यहाँ पर परिवार के व्यापक अर्थ की बात की जाए तो परिवार में आपके माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो विवाहित और अविवाहित उनके बच्चे हो सकते हैं, इसके साथ साथ अन्य सदस्य हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। तो परिवार में माता पिता होंगे, विवाहित और अविवाहित बच्चे होंगे, इसके साथ साथ अन्य सदस्य होते हैं जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब हो सकते हैं। अपने अधिकार और कर्तव्यों से सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये क्या होता है, आपको पता है हर इंसान की क्या होती है, अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है माता पिता की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की अपनी है, दादा दादी चाचा चाची सबकी अपनी अपनी क्या होती है, कर्तव्य होते हैं, सबके सबके अपने अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। जैसे बच्चों के भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा राइट्स मांगेंगे तो चाटा भी लग जाएगा। तो ऐसे क्या होते हैं, सबके राइट्स होते हैं, अपने अलग अलग अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, और ये सभी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूं आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, आपकी डिमांड पर बनाई है मैंने ये क्लास, बहुत मेहनत से ये क्लास बनाती हूँ मैं, बहुत मेहनत से मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, तो आप इसको शेयर तो कर ही देना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर है काम्टे। काम्टे के अनुसार परिवार की डेफिनेशन है, प्लेटो के अनुसार परिवार क्या होता है, तो ये डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। काम्टे के अनुसार परिवार क्या है, सामाजिक इकाई है। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ऐसे डेफिनेशन आपसे एज इट इज पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जो एचटेट का एग्जाम होता है आपने देखा होगा, सीडीपी में भी बहुत सारी डेफिनेशन पूछी जाती है, साइकोलॉजिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो काम्टे के अनुसार क्या है, परिवार समाज की इकाई है, यानी कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक यूनिट है फैमिली, ठीक है ना। इसके बाद प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो ने क्या कहा था, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, यानी कि फैमिली इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ द चाइल्ड। फैमिली क्या है, बच्चे की प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्कूल है बच्चे का। तो ये किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। काम्टे ने क्या कहा कि जो परिवार है वो समाज की एक सोशल, एक बेसिक यूनिट होती है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लेना, वहां लिख लेना इंपॉर्टेंट या पीवाईक्यू लिख लेना। देखो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख कर भी दिया है। तो बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षक होती है वो पूछा जा सकता है, वो कौन होगी, माँ होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा किसके टच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो किसके टच में रहता है, अपनी मदर के टच में सबसे ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार जो उसकी प्राइमरी टीचर होती है वो कौन होती है, उसकी मदर होती है। यहाँ पर फादर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बच्चे का जो प्राथमिक शिक्षक है वो कौन होता है, उसकी मदर होती है, उसकी माँ होती है। जॉर्ज पी मुद्रोक के अनुसार, या फिर हम इस जीपी मुद्रोक भी कह देते हैं, तो इनके अनुसार इनका कहना था कि जो फैमिली है वो क्या है, सार्वभौमिक है। इन्होंने 250 परिवारों का अध्ययन किया था, और उनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने कथन दिया कि जो फैमिली है वो क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। आप जिस भी जगह पर जाएंगे, किसी भी कॉन्टिनेंट में जाएं, कहीं पर भी जाएं, वो सभी वहां पर क्या देखने को मिलेंगे, आपको फैमिलीज देखने को मिलेंगे, परिवार देखने को मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके ये सब अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होती है, फैमिली जरूर होती है। तो फैमिली क्या है, यूनिवर्सल है, जो सभी जगह पाई जाएगी। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको परिवार देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था है, यानी कि यूनिवर्सल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बहुत जगह पर आया है, और ये किसने कहा है, जीपी मुद्रोक के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है। 250 से ज्यादा परिवारों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, एंड देन इन्होंने यहाँ पर ये डेफिनेशन दी, पहले ऑब्जर्व किया फिर ये डेफिनेशन दी है। इसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने, किसी भी परिवार को फैमिली
ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो हमें कुछ दिखाना है तो हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे टाइप में होता है। अगर मान लो आप छोटे बच्चों को पढ़ाते होगे, उनकी ईवीएस की बुक्स में फैमिली ट्रीज दिए गए होते हैं, वहां पर ना हमें उनकी फोटोज लगानी होती है, उनकी पेरेंट्स की फोटो, बच्चों की फोटो कहाँ आएगी, दादा दादी की फोटो कहाँ आएगी, तो फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है फैमिली को, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी भी परिवार को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, पारिवारिक वृक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फैमिली, वहां पर बस एक बार बताया था मैंने आपको, अब यहाँ पर सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं और सारा डिफाइन करके भी लिखा है, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैमिली की बात कर लेते हैं। तो आपके पास 2 टाइप की फैमिली है, एकल परिवार है और संयुक्त परिवार है। ये वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा क्या क्वेश्चन है ये, ऐसे फुद्दू से क्वेश्चन है ना, बट अगर आपने इनको समझा नहीं है ना तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। जो ऐसे छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाता होगा ना वो आसानी से इनको समझ पाएगा, उनकी एनसीईआरटी की सारी बुक्स इसी से भरी हुई है। तो यहाँ पर एकल परिवार है, मैं तो इनको पढ़ाकर मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा ईवीएस पढ़ा दिए बच्चों को, मतलब 1st to 5th क्लास की ईवीएस की बुक्स जो है वो सेम टू सेम ऐसी ही हैं। उन्हीं का ये सारा का सारा जो है एक तरीके से कह सकते हैं नोट्स बने हुए हैं वहां से ही। तो एकल परिवार जो है वो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, और जॉइंट फैमिली क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है फैमिली की। एकल परिवार क्या होते हैं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, परिवार की सबसे छोटी यूनिट, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैमिली होती है। तो परिवार का सबसे छोटा रूप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली को हम क्या कह सकते हैं, परिवार का सबसे छोटा रूप है, या फिर ये सेंट्रल फैमिली है, केंद्रीय परिवार है। इसके साथ साथ जॉइंट फैमिली जो होती है इसमें 3 या उससे ज्यादा पीढ़ियां एक साथ में रह रही होती हैं, और यहाँ पर 20 से 25 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है फैमिली का, परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियां रह रही होती हैं, जैसे दादी है, फिर आगे उसके पेरेंट्स है, फिर आगे उनके बच्चे हैं, तो सारे एक साथ में रहते हैं। तो ये क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। आप भी किसी न किसी फैमिली में रहते होंगे, तो आप सोच लेना आप कैसी फैमिली में रहते हो। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में मदर होती है, फादर होते हैं और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि इसमें से न्यूक्लियर फैमिली की विशेषता क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें मदर होगी, फादर होंगे, इसके साथ साथ उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। इसके साथ साथ जॉइंट फैमिली में आपको दादा दादी, माता पिता, बच्चे, ताऊ चाचा, ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी परमिशन के साथ में बंधे हुए होते हैं। पर्सनल स्पेस की यहाँ पर आपको कमी दिखाई देगी। जो न्यूक्लियर फैमिली है पर्सनल स्पेस होगा, सेल्फ डिसीजन होंगे, खुद से डिसीजन ले पाएंगे। तो जॉइंट फैमिली में तो छोटा सा डिसीजन भी लेना होगा तब भी आपको वहां जाना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर सत्ता के आधार पर हम परिवारों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वैदिक सभ्यता जो थी, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उस टाइम पर ना मात्र सत्तात्मक परिवार थे, वहां पर मदर्स की चलती थी। तो मैट्रिआर्कियल सोसाइटी थी वहां पर। आज भी कुछ ऐसी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी जहां पर आपको मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ पर तो पितर सत्तात्मक समाज है, हम तो पितर सत्तात्मक समाज में रहते हैं, यानी कि फादर पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। लेकिन पहले वाले टाइम में क्या था, मात्र सत्तात्मक परिवार थे, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। आज कुछ ट्राइब्स ऐसी जो कैसी है, मैट्रियार्कल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसी फैमिली, तो मैट्रियार्कल फैमिली कहेंगे, या फिर मदर डोमिनेटेड फैमिली कहेंगे, जहां पर मदर की चलती है, जो माता से सेंटर्ड फैमिली होती है, मां सेंटर्ड फैमिली होती है, या जिस परिवार का जो मुखिया है वो क्या होंगी, मदर होंगी, वो क्या होती है, मैट्रियार्कल फैमिली होती है। मात्र सत्तात्मक फैमिली की विशेषता ये है कि शादी के बाद में माता यहाँ पर नहीं जाती है, जो आदमी होता है वो औरत के घर पर आकर रहता है। तो ये क्या होता है, मात्र सत्तात्मक परिवार है। ये आज भी इंडिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आज आपके टोटल जो इंडिया है वहां पर नहीं है। ये कुछ कुछ ट्राइब्स है जहां पर आपको ये ट्रेडिशन देखने को आज भी मिलता है। तो ये क्या होता है, मात्र सत्तात्मक परिवार होता है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद पितर सत्तात्मक जैसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहां पर आपके पेरेंट, आपके फादर डोमिनेटेड फैमिली है, यहां पर फादर की चलती है। तो यहां पर क्या होती है, माता आती है, मतलब फीमेल आती है शादी करके। तो ये क्या होता है, यहां पर पितर सत्तात्मक परिवार है।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पर लिखा है परिवार के कार्य क्या है, ठीक है। तो आवश्यक कार्य में असेंशियल फंक्शन में क्या जाता है, जैसे ऑफ ब्रिंगिंग्स होती हैं, संतान वगैरह। इसके बाद घर का प्रावधान होता है, समाजीकरण, समाज का योगदान होता है, ये सब किस में आते हैं, असेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है। जो फैमिली से रिलेटेड होंगे या मतलब जो बेसिक होंगे, बिल्कुल समझ जाना, बेसिक है ये, ठीक है ना। इसके बाद नॉन असेंशियल फैमिली की फंक्शंस की बात करते हैं। तो नॉन असेंशियल में अनावश्यक कार्यों में आते हैं आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जैसे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, एक सामाजिक प्राणी बनाना है, आपको कल्चर सिखाना है, आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको हेल्थ संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य है वो कराने हैं, आपको धर्म से रिलेटेड कुछ सिखाना है, आपको पैसे प्रोवाइड कराने हैं, कपड़े प्रोवाइड कराने हैं, तो ये सारे नॉन असेंशियल में आते हैं। तो असेंशियल की बात की जाए तो संतान प्राप्ति, सामाजिकरण, घर वगैरह बनाना, ठीक है, फैमिली फॉर्मेशन करना, ये सब असेंशियल है, आवश्यक कार्य है। अनावश्यक में ये सभी आते हैं। ये आवश्यक कार्य तो सभी करते हैं, एसेंशियल फंक्शन सभी करेंगे। नॉन एसेंशियल में क्या आता है, अनावश्यक कार्य होंगे जो हम मतलब जैसे एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल, हेल्थ रिलेटेड, धार्मिक, ये सब नॉन एसेंशियल में आते हैं। तो यहां तक का समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद ब्लड ग्रुप का टॉपिक रह गया है हमारा, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। साथ साथ इसी के साथ साथ ऐड करके वर्क एंड प्ले का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, इन क्लासेस को देखना मत भूलना, लास्ट तक बने रहना चैनल के साथ। बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो आप इसको देखिएगा। और नोट्स चाहिए हैं आपको इसके तो ओनली 51 रुपीज में मिल जाएंगे। ये ओनली दिवाली तक आपका 51 रुपी किया है मैंने, उसके बाद ये नोट्स की प्राइस जो है वो मैं बढ़ा दूंगी। जिसको चाहिए है दिवाली तक ले सकता है मुझसे। ओनली 51 रुपीज में आपको पेडागोजी भी और साथ साथ ईवीएस का ये सारा कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा जो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम ईवीएस की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर पेडागोजी की क्लासेस चाहिए हैं तो आप जितने कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास बनाऊंगी, अदरवाइज मैं पेडागोजी नहीं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको ईवीएस कराऊंगी। अगर आपको नीड है पढ़ने की तो मुझे कमेंट करना, बोलना कि पेडागोजी कराओ, एंड देन तभी मैं देखूंगी कि कितने बच्चे हैं पर जो पेडागोजी भी करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अगर मान लो आपको पेडागोजी करा रही हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ, फिर आप उस क्लास को देखेंगे ही नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसको मैं अदर सब्जेक्ट में लगा सकती हूँ। अगर आप मान लो देखना चाहते हैं, आपको चाहिए, आपको नीड है पेडागोजी की, तो मैं उस आधार पर डिसाइड करूंगी कि मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेडागोजी करना चाहते हैं, एंड देन मैं वो क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।